बच्चों, आज हम आपको भारत में खाद्य सुरक्षा इस चैप्टर में खाद्य असुरक्षित कौन है ये समझाने जा रहे हैं। खाद्य के मामले में असुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। जैसे भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। दूसरा, पारंपरिक दस्तकार यानी वंशानुगत जो जिनके यहाँ ये काम होते हैं, जैसे मोची, बढ़ईगिरी, लोहार, इस तरह के पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले जहाँ केवल मजदूरी ही होती है। अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित और भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों यानी वेतन कम मिलता है ऐसे व्यवसाय करते हैं, और अनियमित श्रम बाजार यानी पूरे टाइम उन्हें काम नहीं मिलता, और ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं। उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अहमद की कहानी से हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और रामू की कहानी जो हम लोगों ने देखी थी, उसमें देखिए कुछ ये प्रश्न हैं जो उसमें से आप आंसर देख सकते हैं। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? तो रामू की कहानी से आपने देखा, क्योंकि कृषि में पूरे वर्ष कार्य नहीं रहता है। बुवाई के समय, कटाई के समय, निराई के समय तो तभी काम रहता है। दूसरा, रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? तीसरा, जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? और अगला है, रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? तो ये प्रश्न आपको रामू की कहानी से इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब देखिए अहमद की कहानी। ये अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों और 2 बहनों यानी 3 और 2 5 और खुद 6 और बूढ़े माँ बाप यानी 7 8 परिवार 8 सदस्य हो गए के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है और उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। जब यानी यात्री ढंग के मिल जाते हैं तो अच्छी आय हो जाती है, और जिस दिन कम मतलब यात्री मिलते हैं इधर से उधर जाने वाले तो कम आमदनी होती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा भी लेता है, और अन्य दिनों में मतलब इतना कम कमा पाता है कभी कभी कि मुश्किल से दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद पाता है। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड के नाम से इसको जानते हैं, ये मिला है। और इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। तो ये पीडीएस कार्ड, ये पीला कार्ड, ये गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए मिल जाता है, बन जाता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है सरकारी दुकानों से। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। और इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो इस तरह से ये कहानी रामू की। अब देखिए, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। यानी यदि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता ज़्यादा है, ज़्यादा लोग असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित दिखाई देती है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। यानी उनके पास जो भूमि होती है उसमें पैदावार
कम होती है और वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। और वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, यानी जहाँ प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं और यह गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को जो वो माँ बन जाती हैं तो जो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। और खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, यानी एक बड़ा भाग है इस तरह की महिलाओं का। और देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, गरीबी अधिक है वहाँ, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र यानी दूर दराज के क्षेत्र हैं ये, और प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे बार बार आती हैं। इस वजह से खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है वहाँ। वास्तव में उत्तर प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा इस तरह का है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। और भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है, यानी खाद्य की दृष्टि से जो असुरक्षित हैं वो भुखमरी के भी शिकार रहते हैं। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है और इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। यानी खाद्य की दृष्टि से जब सुरक्षा हो जाती है तो भुखमरी खत्म हो जाती है और आगे भी भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं, यानी यदि भुखमरी फैल गई, अकाल की स्थिति आ गई है तो इसके परिणाम काफ़ी दीर्घकालिक होते हैं। और दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे पर्याप्त आहार नहीं है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खाने की चीज़ें खरीद पाएँ। अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। और मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से जुड़ी हुई है। जैसे कभी कभी फसल अच्छी पैदा नहीं होती है तो वो मौसमी भुखमरी। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम, यानी ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी भुखमरी जब कृषि में अच्छी पैदावार नहीं होती है और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम, यानी रोजगार उन्हें परमानेंट नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में वहाँ भी भुखमरी की स्थिति हो जाती है। जैसे बरसात के मौसम में वहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में काम नहीं मिलता क्योंकि जैसे निर्माण कार्य है, मकानों का जो निर्माण है वो बंद हो जाता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है, यानी पूरे वर्ष काम नहीं मिलता। अब यहाँ पे आगे सारणी दी गई है और भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। पहले की अपेक्षा अब उतनी भुखमरी नहीं है, ना ही दीर्घकालिक और ना ही मौसमी। तो ये आंकड़े बताते हैं पहले भुखमरी ज़्यादा थी। 1960-61 में 80 ये भारत में अनाज की स्थिति दी है करोड़ टन में। तो 60-61 में 80 करोड़ टन पैदावार थी। 70-71 में पैदावार बढ़ी 108 करोड़ टन हो गई। 80-81 में और बढ़ गई 130 करोड़ टन हो गई। 90-91 में पैदावार और बढ़ गई 176 करोड़ टन हो गई। और 2000 और से 2001 में और पैदावार बढ़ी, यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा तो 196। और 2010 और 11 में और पैदावार बढ़ी तो 245 करोड़ टन उपज हो गई अनाज की। और 2011-12 में पैदावार और बढ़ी है, 259 करोड़ टन हो गई है।
इसके बाद थोड़ी 2012-13 में कम हुई पैदावार, 13-14 में और थोड़ी कम हो गई, नहीं 13-14 में बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ गई है, और 14-15 में थोड़ी कम हुई है, 15-16 में भी थोड़ी कम है पहले की अपेक्षा। इसके बाद 16-17 में बढ़ी है और 17-18 में और बढ़ गई है, और 18-19 में पैदावार अनाज की और ज़्यादा हो गई है, ये हो गई है 281.37 करोड़ टन। तो इस तरह से जो है पहले की अपेक्षा भुखमरी कम हुई है, क्योंकि अनाज की उपज बढ़ी है। अब देखिए ये जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इन आंकड़ों के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं कि हमारे देश में किस वर्ष अनाज 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ। और दूसरा प्रश्न है, भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। और तीसरा प्रश्न है, 2000 से 2001 से भारत में उत्पादन में वृद्धि स्थायी है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर ये जो सारणी दी है इससे देख करके प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। और बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको बफर स्टॉक क्या है ये समझाऊंगी। धन्यवाद।